जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सेलिएंट का क्या मतलब होता है? सेलिएंट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसका मतलब क्या है? हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सिग्निफिकेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर योर एग्जामिनेशन, मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंडियन पॉलिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, और भी वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए या वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, बैंक, गवर्नमेंट एग्जाम्स और भी वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं उनके लिए इंडियन पॉलिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर मैं बात करूं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो एवरी ईयर नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मतलब क्या कि हर साल लगभग 15 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में दिया भी हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात क्या कि अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी से लगभग हर साल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में। मेंस में भी जीएस पेपर 2 का एक पूरा डेडिकेटेड पेपर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से लगभग 100 to 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एट द सेम टाइम आप देखोगे 2017 प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में 22 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। 22 क्वेश्चंस मतलब क्या? 22 into 2 44 मार्क्स हैव बीन अलॉटेड टू इंडियन पॉलिटी। और जिस भी सब्जेक्ट को ज़्यादा मार्क्स अलॉटेड होते हैं उस सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही स्टेट सिविल सर्विसेज में भी 10 से 12 से 15 क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल। चाहे आप यूपी पीसीएस की बात कर लो, एमपीएससी की बात करोगे तो वहाँ भी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात करोगे तो वहाँ पर भी 7, 8, 10 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। तो मतलब आई होप आप समझ चुके हो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एज वेल एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड वेरियस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एज वेल। क्लियर? अब हम समझते हैं कि ये इंडियन पॉलिटी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। फिर हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्या कवर करने वाला है? सबसे पहले मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है कि एवरी ईयर 15 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी इन योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। स्टेट सिविल सर्विसेज में भी सेम प्रोविजन है, 10 से 12 से 15 क्वेश्चन तक वेरी करेगा। वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में भी हर साल आपको 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, इन एग्जामिनेशंस में। फिर मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटी को अगर एज अ सब्जेक्ट आपको देखना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट प्रेस्क्राइब्स, क्या प्रेस्क्राइब करता है कि व्हाट विल बी द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये सर ऑर्गन्स क्या मतलब है? ऑर्गन्स का मतलब होता है देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू मेक द लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? टू इंप्लीमेंट दोज लॉज, जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। जुडिशरी का काम क्या होता है? टू इम्पार्ट जस्टिस टू द पीपल, कि जो ये लॉज बन रहे हैं और जो एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जा रहे हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है। अर्थात क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो प्रेस्क्राइब करता है। क्या प्रेस्क्राइब करता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एट द सेम टाइम व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स एंड व्हाट आर द ड्यूटीज विच आर टू बी परफॉर्म बाय द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। समझ में आ गई बात? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच एंजॉयज द स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। विच एंजॉय द स्पेशल लीगल सैंक्टिटी मतलब क्या? जितने भी लॉज इंडिया में बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फर्मिटी में बनाए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए कोई भी लॉ इंडिया में बनाया जाएगा तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। अब बात आती है सर पॉलिटी क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स का क्या फंक्शन होने वाला है, एट द सेम टाइम कौन से राइट्स अवेलेबल होंगे सिटीजन्स के पास और कौन से ड्यूटीज परफॉर्म करना है एज अ सिटीजन्स, तो उसी तरीके से पॉलिटी क्या है? पॉलिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन रन, या हम कह सकते हैं कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन या एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉलिटी। पॉलिटी मतलब क्या? हमारे यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, हमारे यहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे
ऐसी बात की गई होगी जैसे फॉर एग्जांपल आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। स्टेट्स में भी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में डिफरेंस समझ में आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट प्रेस्क्राइब्स व्हाट विल बी द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का क्या मतलब है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देन आई हैव टोल्ड यू पॉलिटी, पॉलिटी इज द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई होंगी वही उस देश के पॉलिटी में इंप्लीमेंट हो रही होगी। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। मतलब हमारे यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस तरीके से होगा, प्राइम मिनिस्टर या आप कह लो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन इस तरीके से होगा। ये सारी बातें लिखी कहाँ गई हैं, ये लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहने का मतलब क्या है, पॉलिटी इज द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट प्रेस्क्राइब्स व्हाट विल बी द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजंस एंड व्हाट आर द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द सिटीजंस। यही नहीं और चीज़ें बताएगा कि किसके पास कौन सी पावर है, या हम कह सकते हैं कौन सी इंडिपेंडेंट बॉडीज क्रिएट की जाएंगी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंट्री का, जिसमें ये सारी बातें लिखी गई होंगी कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज होगा, वेरियस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैसे फंक्शन कर रही होंगी एंड सो ऑन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन पॉलिटी का वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेलिएंट का क्या मतलब होता है, सेलिएंट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट या हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, जैसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारे सेलिएंट फीचर्स हैं, एक एक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स में है आपके पास लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका क्या मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कोई है तो वो भारत का है। कैसे सर, आपको कैसे पता चल गया कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1949 में, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, एज वेल एज 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था और प्रीएम्बल भी था। मतलब क्या, ओरिजिनली व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग अडॉप्टेड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल्स, अ प्रीएम्बल, 8 शेड्यूल्स एंड डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। मतलब आप समझ सकते हो जब अडॉप्ट किया जा रहा था तब इतने प्रोविजंस थे। अगर हम प्रेजेंटली बात करेंगे तो वी हैव मोर देन 470 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स, प्रीएम्बल एज वेल एज 12 शेड्यूल्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, अभी कितने हैं हमारे पास, 12 शेड्यूल्स हैं। मतलब क्या, हमारे पास सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला सेलिएंट फीचर क्या हुआ, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब आप बताओगे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पे बताओगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स था, 22 पार्ट्स थे। प्रेजेंटली क्या स्ट्रक्चर है, एक प्रीएम्बल है, मोर देन 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ये भी पूछ सकता है आपसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी हुआ कैसे, तो आप बताओगे कि एलिफेंटाइन साइज, मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो वास्टनेस है वो इस वजह से आया। एक दो रीजंस मैं बता देता हूं, और भी फैक्टर्स हैं। पहली चीज क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना था, एज वेल एज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के लिए। आप कह सकते हो सारे प्रोविजंस बहुत एग्जॉस्टिव वे में डिस्कस किए गए हैं इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों हो गया, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। सारे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किया हुआ है। एट द सेम टाइम आप देखोगे सारी वास्टनेस है, सारे मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैसे काम कर रही होंगी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का क्या काम होगा, कैसा फंक्शन होगा। तो इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी हो गया। शेड्यूल्स में भी डिस्कस किया गया है डिफरेंट फंक्शंस को। शेड्यूल्स वैसे क्या होते हैं, शेड्यूल्स आर एन एक्सप्लेनेटरी, आप कह सकते हो शेड्यूल्स आर एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ एन आर्टिकल। जब भी किसी आर्टिकल को कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बैक साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स जोड़ दिए गए
हैं, याद रखना है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, प्रेजेंटली वी हैव 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे आपको ओरिजिनल वर्सेस प्रेजेंट को कंपैरिजन करके बता देना है, एंड रीजन भी मैंने आपको बताया कि क्या रीजन है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड है आपके पास ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इसका क्या मतलब है? मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ किया गया है। ड्रॉ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया, उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया, नहीं, हमने इंस्पिरेशन ली है। इंस्पिरेशन लेना एक अलग बात है, कॉपी और पेस्ट करना अलग बात है। जैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप भी किसी टॉपर से इंस्पायर हो सकते हो, उसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन क्या आपके हार्डवर्क की कोई वैल्यू नहीं है? वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड से इंस्पिरेशन लिया है। जैसे हमें फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा लगा तो हमने वहां से इंस्पिरेशन लेके अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश का अच्छा लगा तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट कर दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा लगा तो हमने वहां से उठा के इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया। समझ में आ गई? मतलब क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस ड्रॉ किए गए हैं, कहां से? वेरियस सोर्सेस से। एंड एक सेपरेट वीडियो में आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से सोर्सेस किस किस प्रोविजन से या किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं या इंस्पायर्ड हैं। क्लियर? समझ में आ गई? तो आपको कॉपी और पेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपी और पेस्ट नहीं किया गया है, हमने सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन ली है, उसको अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। एट द सेम टाइम आप देखोगे उसको हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड किया है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस का मतलब समझ में आ गया? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस का मतलब क्या है? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस का मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 उससे बोरो किए गए हैं, या वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड से हमने इंस्पिरेशन लेके अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट किया है। दिस इज योर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। थर्ड इज योर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस का क्या मतलब है कि इंडिया क्या एक फेडरल कंट्री है? हाँ, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन कब? जब नॉर्मल सिचुएशंस होगा। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि थोड़ा सा यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस मतलब क्या? सेंटर हमारे यहाँ ज्यादा स्ट्रांग है। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल तो है, लेकिन उसमें यूनिटरी भी बायस है। यूनिटरी बायस होने का मतलब क्या है? सेंटर को कुछ ज्यादा पावर्स दी गई हैं। सर कैसे पता चल रहा है आपको कि सेंटर को कुछ ज्यादा पावर दी गई है? आर्टिकल 1 पढ़ो। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अर्थात क्या कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अर्थात ये कि जो स्टेट्स हैं उनके पास ये पावर नहीं है कि वो सीसीड अवे कर जाएंगी फ्रॉम द यूनियन। यही नहीं, कुछ हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं। फेडरल फीचर्स मतलब वी हैव अ 3 टियर गवर्नमेंट। पहले तो हमारे पास 2 टियर गवर्नमेंट था, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अभी तो लोकल गवर्नमेंट भी आ गई है, मतलब हमारे यहाँ 2 लेवल पे गवर्नमेंट है। एट द सेम टाइम आप देखोगे हमारे यहाँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है। शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। मतलब क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो फेडरल इन नेचर हैं, लेकिन हमारे वही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिटरी इन नेचर हैं। कैसे सर यूनिटरी इन नेचर हैं? जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। एट द सेम टाइम ऑल इंडिया सर्विसेज इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस सेंटर को पावर देते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, जब आप भी देखोगे एक इमरजेंसी प्रोविजन भी हमारे यहाँ क्या है? एक सेलिएंट फीचर है। जब इमरजेंसी इंपोज की जाती है इंडिया में तो जो हमारे कंट्री का फेडरल कैरेक्टर है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी कैरेक्टर में। अर्थात क्या कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है? हाँ है, लेकिन इंडिया कैसा फेडरल कंट्री है? इंडिया एक क्वेजी फेडरल कंट्री है या क्वेजाई फेडरल कंट्री है। क्वेजाई फेडरल मतलब क्या? इट इज सुए जेनरिस। सुए जेनरिस टर्म यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के द्वारा। अब ये सुई जेनरिस का मतलब क्या है? सुई जेनरिस का मतलब क्या है? विच टेक्स इट्स ओन पाथ। इंडिया खुद को अडॉप्ट करता है अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होंगे इंडिया इज कंप्लीटली फेडरल, लेकिन जब एब नॉर्मल सिचुएशंस होंगी, जब इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस होंगी तो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। मतलब हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस मतलब कुछ जगह पे सेंटर को पावर ज्यादा दी गई। कहाँ सर? ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर लूँ, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। एट द सेम टाइम आप देखोगे यूनिटरी बायस में बात करेंगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सेंटर को कुछ ज्यादा पावर्स दिए गए हैं। आर्टिकल 1 की भी हम बात कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सो रिजिड लाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट सो फ्लेक्सिबल लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत रिजिड है और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है। रिजिड कहां का कॉन्स्टिट्यूशन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना होगा तो बहुत हाई मेजॉरिटी चाहिए, एट द सेम टाइम प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ना ही बहुत टफ है और ना ही बहुत इजी है। इजी कहां का है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना? ब्रिटिश का, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डी लॉलमे ने कहा है, क्या कहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सो पावरफुल दैट इट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट डूइंग टू थिंग्स, कन्वर्टिंग अ मैन इनटू अ वुमेन एंड अ वुमेन इनटू अ मैन। अर्थात क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा है? ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है? इंडिया में एक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्स है, ब्लेंड है। ब्लेंड मतलब क्या कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बहुत टफ तरीके से अमेंड किया जा सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें क्या चाहिए? हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब आप कह सकते हो कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द सेम टाइम सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अर्थात ये कि कुछ प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो रिजिड हैं। रिजिड मतलब क्या? उनको अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड किया जा सकता है, दैट इज मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ में आ गया? इसका क्या मतलब है? रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है लाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ना तो फ्लेक्सिबल है लाइक ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ब्लेंड है। ब्लेंड मतलब दोनों का मिक्स है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो रिजिड हैं, जिनको अमेंड करना थोड़ा सा टफ है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको अमेंड करना बहुत आसान है। जैसे अगर आप किसी स्टेट का नाम चेंज करना चाहते हो, सिंपल मेजॉरिटी से कर लो। बॉर्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है, बॉर्डर्स दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाना है, स्टेट को बाइफरकेट करना है, सिंपल मेजॉरिटी से कर लो। समझ में आ रही बात? मतलब देयर आर सम प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। सो ये क्या हो गया? फ्लेक्सिबल प्रोविजन हो गया। देयर आर सम प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी, और किसी किसी केस में तो हाफ ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी। मतलब क्या? कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी बनाते हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी बनाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आ गया होगा आई थिंक रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कहां से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वी हैव अडॉप्टेड द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिनिस्टर ब्रिटेन। मतलब क्या कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है कहां से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो ब्रिटिश मॉडल फॉलो होता है वही हमने अमेरिकन मॉडल नहीं फॉलो किया है। अमेरिका में कैसा गवर्नमेंट है? अमेरिका में कैसी गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमने कैसी गवर्नमेंट बनाई है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नॉमिनल हेड होगा और रियल हेड होगा। जैसे हमारे इंडिया में हु इज द नॉमिनल हेड? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन नॉमिनल हेड फॉर नेम से कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो याद रखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल हेड। यही नहीं, नॉमिनल और रियल हेड के प्रेजेंट होने के बावजूद भी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे देखोगे रूल ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आप ये फीचर्स भी बता सकते हो, लेकिन एक लाइन में उस चीज को कंक्लूड भी कर सकते हो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एट द सेंटर लेवल, एंड इन स्टेट असेंबलीज क्या होगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर दैट विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आ गया? दैट इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहां से हमने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वी हैव अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वी हैव द सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। आपको यहां दिख रहा होगा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका क्या मतलब है? सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मतलब पार्लियामेंट हमारे यहां सॉवरेन है, लेकिन क्या पार्लियामेंट पूरी तरीके से सॉवरेन है? नहीं, दोनों का सिंथेसिस है। हमारे यहां पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, हमारे यहां जुडिशरी सुप्रीम नहीं है, हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। फिर सर आपने ऐसा क्यों लिखा है कि सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का? आपको
पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम में। अभी मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सो पावरफुल, इन द वर्ड्स ऑफ डी लोलमे, हु इज अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन। अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, जैसी लॉज चाहे वैसी लॉज बना सकती है। मतलब क्या, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट सॉवरेन है। और ये जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट कहां चलता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। लेकिन इंडिया में क्या है? दोनों का सिंथेसिस है। मतलब क्या, पार्लियामेंट अपने लेजिस्लेटिव डोमेन में सॉवरेन है, जो चाहे लॉज बना सकती है, लेकिन क्या किसी भी तरह का लॉ बना सकती है? नहीं। वहां कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। मतलब क्या, जुडिशरी विल कम इनटू पिक्चर व्हेन द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स विल मेक दोज लॉज व्हिच विल वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे यहां सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का। ना तो हमारे यहां पार्लियामेंट सॉवरेन है, ना तो जुडिशरी सुप्रीम है। सुप्रीम का है कौन फिर? हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ब्रिटिश में ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम, यूएस में वहाँ का जुडिशरी सुप्रीम है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा। और टू बी मोर स्पेसिफिक, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि यस, अगर हम नेक्स्ट सेलिएंट फीचर की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। नेक्स्ट फीचर की बात करोगे तो वी हैव अ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड मतलब इंटरकनेक्टेड। एट टॉप वी हैव सुप्रीम कोर्ट, इन डिफरेंट स्टेट्स वी हैव 25 हाई कोर्ट्स प्रेजेंटली इन दिस कंट्री। लोअर लेवल पे आपको सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलेगा। और ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे हैं कि लोअर कोर्ट जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कल को हाई कोर्ट का जज बन सकता है, हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। यही नहीं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। मतलब क्या, वी हैव अ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी। एट द सेम टाइम वी हैव दी इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज वेल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यह है कि हमारे यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। किससे इंडिपेंडेंट होगी? हमारे यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 50 में लिखा गया है, जो बात करता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। अर्थात क्या कि हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब इंटरकनेक्टेड है। लोअर लेवल हाई कोर्ट्स मतलब लोअर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब जजेस लोअर कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, केसेस भी अपील किए जा सकते हैं। इंटरकनेक्टेड हो गया। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होंगे वो जुडिशरी के मेंबर नहीं होंगे, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे वो जुडिशरी के मेंबर नहीं होंगे। एंड आपको मैं बता दूं कि इंडियन जुडिशरी इज द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। इंडिया इज परहैप्स द ओनली कंट्री वेयर जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड बाय देमसेल्फ। तो इंडियन जुडिशरी के पास बहुत पावर है। बहुत सारे लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन जुडिशरी डिक्लेयर कर चुकी है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने इनोवेट किया था इन द फेमस केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। तो यस, इंडियन जुडिशरी इज पावरफुल, सो पावरफुल। समझ में आ गया इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है। नेक्स्ट वी हैव अ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये भी एक सेलिएंट फीचर ही है। कहां दिया है फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 to 35। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे भी हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स याद रखना है, दे आर ऑल्सो द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट एम क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट एम टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। बस इतनी पॉइंट अभी आप याद रखो कि यस, फंडामेंटल राइट्स विच आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे एम टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे आर मेंशन्ड फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर ऑल्सो अ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन Constitution. Have you understood this fundamental right? Next we have the directive principles of state policy. DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नाम में ही है। ये क्या है? ये डायरेक्टिव्स हैं या ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। किसको? मतलब दीज आर द डायरेक्टिव्स टू स्टेट to keep some of the principles in mind while you are framing the policies, programs, welfare schemes। अर्थात क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट को गाइडलाइंस देता है कि जब भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स लेकर आओगे तो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना। कौन से प्रिंसिपल का? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं। कहां दिए गए हैं सर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
एज वेल एज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बता रहा हूं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम करते हैं टू प्रमोट व्हाट? दे एम टू प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स क्या प्रमोट करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या प्रमोट करते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। कहां मेंशन है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फ्रॉम आर्टिकल्स 36 to 51। एंड अगेन दे आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बहुत सारे सेलिएंट फीचर्स बताए, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। वी हैव अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। वी हैव अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। फिर मैंने आपको बताया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर मैंने बताया सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ की जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। फिर मैंने बताया कि वी हैव अ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वी हैव अ प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ राइट्स की बात नहीं की गई है, हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ मेंशन्ड है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट 4 कैपिटल ए में मेंशन्ड है, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात क्या, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात क्या, they have been added to Indian Constitution through 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। कहाँ मेंशन्ड है? पार्ट 4 कैपिटल ए में मेंशन्ड है। केवल सिंगल आर्टिकल डेडिकेटेड है, आर्टिकल 51 कैपिटल ए। एंड यस, वी हैव अ सेट ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब राइट्स और ड्यूटीज दोनों पे फोकस किया गया है। एंड यस, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना है। एट द सेम टाइम आपको अपने फंक्शंस, अपने ड्यूटीज को भी परफॉर्म करना है। महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर आप अपने ड्यूटीज का पालन, ड्यूटीज को अच्छे से करते हो, अपने कर्तव्य का पालन बेहतर तरीके से करते हो, तो राइट्स विल फॉलो यू। मतलब राइट्स अपने आप मिल जाएंगे। अगर आपको अधिकार पाना है तो अपने कर्तव्य को जरूर आप उसका कहते हैं निर्वहन करो। ठीक है, थैंक यू। आगे देखो, सेकुलर स्टेट 11 मतलब क्या? 11th आपका जो सिग्निफिकेंट फीचर है, मैंने अभी तक 10 फीचर्स आपको बता दिया। अब 11 नंबर पे क्या है? इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। मतलब क्या? इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब होता है? सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि इंडियन स्टेट डज नॉट होल्ड एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। लेकिन फिर डिबेट है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अलग है। जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में क्या होता है? देयर इज अ, आप कह सकते हो, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन दी रिलीजन एज वेल एज पॉलिटिक्स। वहाँ के रिलीजन का सिंबल कौन सा है? चर्च होते हैं। पॉलिटिक्स, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ का पॉलिटिकल अफेयर, लीगल सिस्टम, ये सारी चीज़ें। मतलब क्या है कि वहाँ अगर आप देखोगे, मतलब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में कंप्लीट सेपरेशन होता है फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अलग है। हमारे यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म चलता है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म मतलब क्या? इंडियन स्टेट विल नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन, बट एट द सेम टाइम इंडियन स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एवरी रिलीजन इक्वली। समझ में आया? मतलब क्या? इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। लेकिन ध्यान रखना है, इंडिया वॉज ऑलरेडी सेकुलर। कुछ लोगों को लगता है कि 1976 में जब प्रियम्बल में वर्ड सेकुलर जोड़ दिया गया, पता है ना, इंडिया का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब सेकुलर वर्ड कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंडिया सेकुलर बना 1976 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस पहले से थे, जैसे आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 विच प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 25 to 28 विच गिव्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये सारे प्रोविजंस इंडिया को सेकुलर बनाते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो समझ में आ गया, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। एंड अगेन वी हैव अंडरस्टूड द इंडियन वर्सेस वेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इसका क्या मतलब है कि इंडियन स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंडिया में कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया में सारे रिलीजन्स हैं जिनको इक्वली प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाएगा। सारे रिलीजन्स इक्वली फ्लरिश करेंगे। लेकिन इंडियन स्टेट का, इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि हिंदुइज्म इज आवर ऑफिशियल रिलीजन, नो, इस्लाम इज आवर ऑफिशियल रिलीजन। नहीं, कंपैरिजन करके देख लो, पाकिस्तान में इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन, बांग्लादेश में इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन, ऐसे और भी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा हमारे नेबर्स में। लेकिन इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। लेकिन इंडिया में सारे रिलीजन्स हैं जिसको इक्वली प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलर स्टेट। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूएएफ। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यूएएफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो वोटिंग राइट दिए जाएंगे दे आर गिवन बेस्ड ऑन द वोट, बेस्ड ऑन द एज। एज मतलब क्या कि अगर इफ यू हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज देन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ यू विल बी गिवन द वोटिंग राइट। मतलब क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट इज दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हमारी जो पॉपुलेशन है उसको वोटिंग राइट मिलता है बेस्ड ऑन देयर वोटिंग एज। व्हाट इज द वोटिंग एज इन इंडिया प्रेजेंटली? 18 ईयर्स। लेकिन ध्यान रखना है पहले हमारे यहाँ वोटिंग एज कितनी थी? 21 ईयर्स। लेकिन इसको रिड्यूस किया गया है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 से। थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 से वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया है 21 ईयर से 18 ईयर्स में। समझ में आ गया? व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे जो वोटिंग राइट मिलते हैं दे आर गिवन यू ऑन द बेसिस ऑफ योर एज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। समझ में आ गया? और याद रखेंगे राइट टू वोट इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्लियर? नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट एक लीगल राइट है, राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। समझ में आ गई बात? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज अ कॉन्सेप्ट वेयर इफ यू हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स without any discrimination based on religion, race, caste, sex, place of birth you will be given the right to participate in the Indian election। and voting age कब reduce की गई 21 से 18? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। समझ में आ गया? नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब होता है? इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब तुम नॉर्थ ईस्ट में रहो, मणिपुर में रहो, सिक्किम में रहो, मेघालय में रहो, जम्मू कश्मीर में रहो, तमिलनाडु में रहो, कन्या कहीं भी रहो, बट अगेन इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि यू आर द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल। नो, इंडिया डज नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप। इंडिया फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। चाहे तुम जम्मू कश्मीर में रहो, महाराष्ट्र में रहो, तमिलनाडु में रहो, कोलकाता में रहो, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में रहो, चाहे स्पेस में ही चले जाओ, थोड़ी देर के लिए रहो, लेकिन तुम सिटीजन कहाँ के रहोगे? इंडिया के रहोगे। मतलब क्या? इंडिया फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। एंड अगेन सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सर कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो डुअल सिटीजनशिप को फॉलो करती हैं? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉलो करती है डुअल सिटीजनशिप। मतलब क्या? अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप रहते हो तो आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भी सिटीजन हो। एट द सेम टाइम अगर आप किसी स्टेट में रहते हो तो आप वहां के भी सिटीजन हो। समझ में आई बात? मतलब क्या? लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में केवल एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वी हैव इमरजेंसी प्रोविजंस। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इन दोनों को आपको रिलेट करके देखना है। थर्ड विच इज फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बैस। मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को यूनिटरी बनाती हैं। उसमें से एक क्या है हमारे पास? इमरजेंसी सिस्टम। अब इमरजेंसी सिस्टम का क्या मतलब है? इमरजेंसी सिस्टम मतलब व्हेन इन नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होगा? इंडिया इज अ कंप्लीट फेडरल कंट्री। मतलब क्या? इंडिया एक कंप्लीटली फेडरल कंट्री होगा, लेकिन जब एब नॉर्मल सिचुएशन होगी, जैसे कल को अगर पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक कर दे, इंडिया पे अटैक कर दे, चाइना इंडिया पे अटैक कर दे, तो उस समय क्या होगा? उस समय हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो फेडरलिज्म को ज्यादा प्रमोट करेगा या यूनिटरी को। इंडिया जो है फेडरल फीचर्स को छोड़कर यूनिटरी पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या? याद रखना है ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस। अब इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर की जा सकती है? नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब इमरजेंसी इंपोज की जाएगी तो उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन स्टेट अपना फेडरल नेचर छोड़ के यूनिटरी में चला जाएगा। कितने टाइप की इमरजेंसी की बात हुई है? वी हैव द 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज। नेशनल इमरजेंसी डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Then we have the state emergency or precedent rule which has been discussed under article 356 of the Indian Constitution, and we have the financial emergency। और याद रखना है फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी एक भी बार इंडिया में इम्पोज नहीं किया गया है। समझ में आई बात? तो इमरजेंसी प्रोविजंस आर ऑल्सो द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वी हैव द 3-tier गवर्नमेंट। यस, इमरजेंसी प्रोविजन समझ में आ गया। डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इमरजेंसी वाले चैप्टर में जाएंगे तो कि इमरजेंसी किस ग्राउंड पे डिक्लेयर की जा सकती है, क्या प्रोविजंस हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज यू हैव दी 3-tier गवर्नमेंट। यस, वी हैव अ 3-tier गवर्नमेंट इन इंडिया। पहले हमारे यहाँ 2-tier गवर्नमेंट थी। हम कह सकते हैं कि वी हैव द फेडरलिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती थी। अभी हमारे पास 3rd tier भी जुड़ गया है इन द फॉर्म ऑफ
पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। और ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कब जोड़ा गया? वी हैव दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा टीयर कौन सा है? तीसरा टीयर है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। इसको जोड़ा गया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अर्थात क्या कि जो थर्ड टीयर जोड़ा गया है उसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से पार्ट 9 जोड़ा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से पार्ट 9 कैपिटल ए जोड़ा गया है, जो म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। तो याद रखना है वी हैव अ 3 टीयर गवर्नमेंट। और ये कब किया गया? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। पार्ट 9 डील्स विद पंचायत, पार्ट 9 कैपिटल ए डील्स विद म्युनिसिपैलिटीज। समझ में आ गया? एक दो फीचर्स और हैं, जैसे वी हैव दी प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडीज। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द प्रोविजन ऑफ सम ऑफ द इंडिपेंडेंट बॉडीज। और इंडिपेंडेंट बॉडीज को बताने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो एक्ट करती हैं एज अ बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बुलवार्क का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्टर, डिफेंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये बॉडीज ऐसी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा काम करेंगी। और बी.आर. अंबेडकर ने 4 इंस्टीट्यूशंस को कहा है बुलवार्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब क्या? ये भी तो एक यूनिक फीचर ही हुआ। मतलब क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट बॉडीज क्रिएट करने की बात करता है। ये सेलिएंट फीचर ही तो है। इसकी सेलिएंट फीचर्स कौन कौन सी हैं? मैंने बताया बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, लेकिन बी.आर. अंबेडकर ने इन 4 इंस्टीट्यूशंस को कहा है बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एज वेल एज कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ India. Last but not the least is you have the provision of cooperative societies. Cooperative societies, yes, cooperative societies have also been given the constitutional status through 97th constitutional amendment act of 2011. यही नहीं, आपको फंडामेंटल राइट है कि आप जाके कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। यही फंडामेंटल राइट आपको राइट देता है एनजीओज बनाने के लिए, एसोसिएशंस बनाने के लिए, ये सारी चीजें। मतलब क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव आल्सो बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। यही नहीं, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज, ये देखो 19 क्लॉज आपके पास लिखा हुआ है 19 क्लॉज सी। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज सी यू हैव अ फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यही नहीं, मतलब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। आपका फंडामेंटल राइट भी है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एसोसिएशंस बना सकते हो। 43 कैपिटल बी which also talks about the promotion of cooperative societies and their management, that is also dealing with the provisions of cooperative societies। यही नहीं, there is a part 9 कैपिटल बी। जैसे पार्ट 9 डील करता है पंचायत से, पार्ट 9 कैपिटल ए डील करता है म्युनिसिपैलिटीज से, पार्ट 9 बी डील करता है cooperative societies से। So these are the salient features or important features of the Indian Constitution। At last 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और याद रखने हैं आपको। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों रिफर किया जाता है एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 वो अमेंडमेंट था जिसने बहुत सारे प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिफर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? वी हैव द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। फिर एक और याद रखना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना है केबीसी, केबीसी केस ऑफ 1973। व्हाट इज दिस केबीसी? कौन बनेगा करोड़पति? नो, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केस 1973। याद रखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, केशवानंद भारती केस 1973 एंड ऑल दीज प्रोविजंस। क्या डिस्कस किया इस वीडियो में हमने? इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतने डिटेल में आपको और कहीं वीडियो नहीं मिलने वाला, इसको एक दो बार आप देख लो। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सेकुलर स्टेट का क्या क्या मतलब है। सिंथेसिस, जब बात होती है कि वी हैव अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, उसका क्या मतलब है? क्योंकि और अगेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ सेलिएंट फीचर से भी पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जय हिंद, थैंक यू।